तो हम सबसे पहले देखते हैं क्लास 12 का, दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात किया था। यहाँ आपको पता होगा कि हम लोगों ने वहां क्या किया था कि इलेक्ट्रो का मतलब था चार्ज से और स्टैटिक्स का मतलब था रेस्ट से। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पार्ट में क्या किया था, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, हम लोगों ने चार्ज को रेस्ट में होने के बारे में स्टडी किया था, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ क्या करना हम लोगों को, चार्ज के बारे में तो पढ़ना है, बट चार्ज क्या होगा, मोशन में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, स्टडी तो करेंगे किसके बारे में, चार्ज के बारे में, बट चार्ज किस में होंगे, मोशन में होंगे। स्टडी ऑफ चार्जेस एट मोशन। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को डिफाइन करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो हम लोग ये पार्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। It is a branch of physics which deals with क्या डील करता है, deals with study of किसके बारे में, चार्ज के बारे में। तो स्टडी ऑफ चार्जेस, और चार्जेस किस कंडीशन में है, तो इन मोशन। ठीक है, हम लोग ने क्या किया, ये करंट है क्या। ठीक है, यह सबको पता है, करंट को हम लोग इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं आई से। एक्चुअली करंट है क्या कि किसी भी कंडक्टर में ऐसा बोलिए कि करंट है क्या, तो करंट को हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू cross section is called current या फिर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किस रेट से चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो कर रहा है। देखते हैं क्या कि हमें ये बात पता है कि करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज फ्लो बाय टाइम। जैसा हमें पता है, करंट को हम लोग इंडिकेट करते हैं आई से, चार्ज फ्लो को क्यू से और टाइम को टी से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और हमें यही पता है कि क्यू इज इक्वल टू एनी होता है ना। तो क्या हम यहाँ से I को लिख सकते हैं, क्या Q बाई टी था, और क्या Q इज इक्वल टू एनी। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनी बाई टी, है कि नहीं। चलिए, अगर इसका SI यूनिट की बात करूं, दैट इज कॉल्ड SI यूनिट की बात की जाए, आपको दिख रहा होगा कि चार्ज है ना, तो चार्ज का क्या SI यूनिट कूलम होता है, और क्या टाइम का SI यूनिट सेकंड होता है। तो क्या ये हो गया कूलम बाई सेकंड, और क्या इसी कूलम पर सेकंड को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। ठीक है, तो कूलम पर सेकंड इज कॉल्ड एम्पियर। तो करंट का SI यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकंड या फिर क्या, एम्पियर। ठीक है, चलिए ये बात ये चेक करते हैं कि डायरेक्शन किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का और करंट का। ठीक है, तो इसके लिए हम एक
कंडक्टर एज्यूम करते हैं, दैट इज और इस कंडक्टर का ये पार्ट जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया ए, ठीक है। और हमने क्या किया, इसको किसी बैटरी से अटैच कर दिया। ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये बैटरी V वोल्ट सप्लाई करता है और इससे I एम्पियर करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो इसके पास जो वोल्टेज के चलते यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा वो ये बन रहा होगा, दैट इज कॉल्ड E, है ना। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा। अच्छा, इसके पास कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है। हमें दिख रहा है क्या कि ये पार्ट अगर वोल्टेज टोटल V था और ये आपका हाई पोटेंशियल है एंड दैट पार्ट इज लो पोटेंशियल, तो क्या ये वाला टर्मिनल हाई पोटेंशियल हो गया और क्या ये वाला टर्मिनल लो पोटेंशियल हो गया, और क्या इससे I करंट निकल के आ रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन करंट आपके पास हाई पोटेंशियल से लो फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जस्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो अगर करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रहा है, मतलब हाई पोटेंशियल से लो की ओर चल रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई की ओर मूव करेगा, है कि नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं इसको हम लोग कि अब बात ये करते हैं कि क्लासिफिकेशन, ठीक है, किसका, करंट का, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ करंट। करंट को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं करंट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड सोर्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं करंट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और सोर्स, ठीक है, नेचर एंड सोर्स, ठीक। अच्छा, नेचर और सोर्स के बेसिस पे करंट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। नेचर और सोर्स के बेसिस पर करंट को दो पार्ट में क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए, आप लोगों ने कुछ इस टाइप का ग्राफ देखा होगा। ये एक्स एक्सिस को मैंने टाइम एज्यूम कर लिया और वाई एक्सिस को मैंने करंट एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अगर ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, अगर ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, दैट केस इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट, ठीक है। मतलब क्या कि हर एक टाइम इंटरवल पर करंट की वैल्यू फिक्स है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की। तो अल्टरनेटिंग में क्या होगा, ये रेगुलर इंटरवल पे अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा, फेज चेंज कर रहा होगा। मतलब ये पार्ट टाइम है और ये पार्ट करंट है। जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ कैसा होगा, लाइक दिस, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। दैट टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग, ठीक है। अच्छा, ये बात करते हैं कि आखिरकार डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स क्या है हमारे पास, ठीक है। तो मैं अगर डायरेक्ट करंट की सोर्स की बात करूं तो सोर्स ऑफ द डायरेक्ट करंट इज, आपको डायरेक्ट करंट बैटरी या फिर सेल से मिल सकता है। अच्छा, अल्टरनेटिंग करंट की बात की जाए तो अल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स होगा, द सोर्स इज जनरेटर। और आपने एक और वर्ड सुना होगा, दैट इज कॉल्ड डायनेमो, ठीक है, जनरेटर एंड
डायनेमो। ये तो हो गई करंट की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड सोर्स। अच्छा चलिए, करंट को हम लोग एक तरीके से और क्लासिफाई करते हैं, दैट पार्ट इज, मैं उसको बोलूं सेकेंड पार्ट, तो उसमें बोल सकता हूँ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ करंट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, तो टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग भी करंट को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अच्छा एवरेज क्या होता है, देखिए एवरेज क्या होता है कि इफ चार्ज फ्लोज फॉर डेल्टा टी टाइम इंटरवल, डेल्टा टी टाइम इंटरवल, ओके, टाइम इंटरवल। अगर कोई करंट टाइम इंटरवल के बाद टाइम इंटरवल में फ्लो करता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड क्या, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। तो एवरेज इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग लिखते कैसे हैं, I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, दैट पार्ट इज कॉल्ड एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूँ तो आपको इंस्टेंटेनियस के बारे में पता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, ऐसा बोला जाए कि द value of current at particular instant। ठीक है, value of current at particular instant is called instantaneous current। तो आप इंस्टेंटेनियस करंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो हम लोग लिखते क्या इसको कि I करंट डेल्टा टी टेंस टू 0 इज इक्वल टू dq बाई dt, बट ये dt जो होगा ना आपका सेम डेल्टा टी टेंस टू 0। ठीक है, और इसी को आप क्या लिखते हैं, dq बाई dt। ठीक है, तो अगर आपने I इज इक्वल टू dq बाई dt लिखा, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट, और I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखा आपने, तो क्या कहलाएगा आपका एवरेज इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। ठीक है, थोड़ा हम और डिस्कस करते हैं। देखिए कि मैंने अभी क्या लिखा है इंस्टेंटेनियस वाले पार्ट को, कि I इज इक्वल टू लिखा, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। देखिए अगर मैं लिखता हूं दैट इज I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, अच्छा तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। क्या मुझे दोनों साइड डी दिखाई दे रहा है, और दोनों साइड डी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट करना। दोनों साइड डी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट करना। मतलब आप देखिए तो डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। यहाँ आई किसके फंक्शन है, टाइम का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई इंटू डी टी ओवर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आपके पास एक टर्म तो ये आया q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर आई डॉट आई इंटू डी टी। अच्छा इसी में सीक्वेंस में अगर I को मैं मान लू कांस्टेंट, ठीक है, इफ I इज कांस्टेंट, क्या अगर I कांस्टेंट हो जाए तो क्या आप यहाँ देखिएगा, लिखिए क्या इसको कि I कांस्टेंट, तो I तो इंटीग्रेशन से बाहर, और क्या बचेगा फिर dt, तो q इज इक्वल टू I, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो आपके पास एक और फॉर्म क्या बन करके आया, q इज इक्वल टू आई टी। और आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि यही से हम लोग क्या लिखते हैं कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए अब सुनिए, अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं किसके रिगार्डिंग,
करंट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो टॉपिक ये रहेगा, टॉपिक इज सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट करंट। करंट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, कुछ खास चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो चर्चा की बात है वो करते हैं कि करंट कौन सा क्वांटिटी है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट कि करंट इज अ कौन सा क्वांटिटी है, वेरी गुड, स्केलर। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, करंट कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, आप सबको पता होगा स्केलर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन से उसको कोई मतलब नहीं हो। ठीक है, दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, पर एक रहस्य की बात क्या है, आपको मैं वो दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए कि क्वांटिटी, आप इसका अगर रीजन लिखते हैं ऐसा क्यों होता है, क्यों स्केलर क्वांटिटी है, तो आप क्या लिखोगे, देखिए क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो किसको, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। ठीक है, तो मतलब मैं यहाँ लिखूं क्वांटिटी सिंस इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मतलब ये कि नॉर्मल एडिशन नॉर्मल अलजेब्रा को फॉलो करता होगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अच्छा आप चीज देखिए, स्केलर का मतलब होता है कि डायरेक्शन मैटर नहीं करता, नहीं होता। बट अगर आप इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझे, देखिए ऐसा मान के चलिए कि आपके पास एक वायर है, दूसरा वायर है, इन दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए 60 डिग्री है, और यहाँ से वैल्यू आ रहा है 3 एम्पियर, यहाँ से वैल्यू आ रहा है 4 एम्पियर। बताइए इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो क्या आपको दिख रहा है कि 3 एम्पियर आ रहा है, 4 एम्पियर आ रहा है, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब कि यहाँ पर मिल करके जुड़ जाएंगे आगे चलने के लिए। तो 3 + 7 कितना, 3 + 4 कितना हो गया, 7 एम्पियर। यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा है, 7 एम्पियर। तो सोचिए कि अगर 4 एम्पियर इधर से आता और 3 एम्पियर इधर चला जाता, तो यहाँ से कितना एम्पियर होता, तो क्या अब वैल्यू 7 एम्पियर होती है, कुछ बदल जाता। मतलब कि एरो वाला जो पार्ट है वो डायरेक्शन बता रहा है, मतलब डायरेक्शन का तो मतलब है, डायरेक्शन का तो लॉजिक यहाँ पर है। दूसरा एग्जाम्पल समझते देखिए इसका क्या है, आपके पास एक वायर है, ये दूसरा वायर है। ठीक है, यहाँ पे करंट है 3 एम्पियर। ठीक, अच्छा इधर कहीं से करंट आ रहा है 5 एम्पियर। बताइए यहाँ करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, आपको दिख रहा है दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों जुड़ जाएंगे, तो इधर कितना हो जाएगा, 8 एम्पियर हो जाएगा ना। मतलब मैं क्या एक लाइन बोल सकता हूँ यहाँ पर कि इन दिस केस डायरेक्शन जो होगा वो मैटर कर रहा है कि नहीं। डायरेक्शन से तो पता चल रहा है कि जोड़ना ही घटाना है। आपका डायरेक्शन मतलब मैटर कर रहा है। अब ध्यान रखेंगे कि आप इसको क्या बोल सकते हैं, करंट इज अ कौन सा क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, बट वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो ना करे। ठीक है, टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, बट वो वेक्टर लॉ को फॉलो ना करे, दैट टाइप क्वांटिटी इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। यहाँ पर दिशा में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, नॉर्मल अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है। इट मींस ये कौन सा क्वांटिटी हो गया, टेंसर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट क्या है, देखिए अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, ये आपके पास कोई कंडक्टर है। ठीक है, अच्छा अगर ये कंडक्टर है
तो ऐसा मानिए कि इस कंडक्टर के पास ठीक है, और इस कंडक्टर के पास पॉजिट्रॉन्स भी होंगे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि इस कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो, जो डायरेक्शन है फ्लो, वो ये है। ठीक है, तो बताइए करंट किधर फ्लो कर रहा होगा? जस्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो क्या करंट I ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ये होगा। अच्छा, ये बात ध्यान रखें कि ये पॉजिट्रॉन था। ठीक है, तो अगर पॉजिट्रॉन फ्लो, ये डायरेक्शन है पॉजिट्रॉन का फ्लो करने का, तो करंट कहाँ फ्लो करेगा? ये बिल्कुल सही, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिट्रॉन। ये पार्ट तो पॉजिट्रॉन के चलते करंट हो गया। ठीक है, तो क्या मैं एक बात बोल सकता हूँ यहाँ से कंक्लूजन के तौर पे कि डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज का मतलब पॉजिट्रॉन। ठीक है, और मैं एक पॉइंट यहाँ से और बोल सकता हूँ, और वी कैन से दैट क्या बोल सकते हैं? अपोजिट टू कौन? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज जस्ट अपोजिट टू, वी कैन से दैट डायरेक्शन ऑफ current is just opposite to direction of flow of negative charge, और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन से, है कि नहीं? नेगेटिव चार्ज मतलब किससे? इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखेंगे कि अगर आपको QT का स्लोप मिले, ठीक है, दैट इज स्लोप ऑफ QT, मतलब चार्ज और टाइम पर स्लोप होगा। ठीक है, दैट इज ग्राफ। क्या करेगा? गिव्स यू, ग्राफ से क्या मिलेगा आपको? गिव्स और करंट। क्या मिलेगा आपको? करंट। कैसे? देखिए, आपके पास एक ग्राफ है दैट इज ऑफ टी क्यू, ठीक है, और ये एंगल थीटा। ठीक है, तो आप जब यहाँ से लिखोगे ना करंट आई, तो क्या लिखोगे आप इसको? डी क्यू अपॉन डी टी। अच्छा, जरा गौर से देखिए, क्या डी क्यू, क्या क्यू, ये क्या डी क्यू और क्या डी टी, क्या थीटा, क्या आप इसको लिखेंगे डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू टैन थीटा, है कि नहीं? चलिए, अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, पॉइंट नंबर 4, कि अगर मैं एरिया की बात करूं, किसका? एरिया अंडर आईटी कर्व। ठीक है, आईटी कर्व का एरिया क्या करेगा आपको? गिव्स एज टोटल चार्ज। क्या देगा आपको? आईटी कर्व के एरिया से क्या मिलेगा आपको? टोटल चार्ज मिलेगा। आइए समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि ये आईटी है, दैट इज टी, दैट इज आई। ठीक है, अच्छा, मुझे आईटी क्या चाहिए? एरिया। मान लीजिए कोई आपको ये पार्ट दिया गया, दैट इक्वल, ये आपका एरिया है। इस एरिया से आपको क्या मिल जाएगा? टोटल चार्ज मिल जाएगा। आप इस एरिया को कैलकुलेट कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? टोटल चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इन सारे पॉइंट को हम लोग क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करते हैं। ठीक है, इन सारे पॉइंट हम लोग क्वेश्चन, इन सारे पॉइंट को हम, ठीक है, तो आपको फाइंड करना है
आई एट 2 सेकेंड। ठीक है, आइए देखते हैं। क्या मुझे पता है कि आई इज इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी, और क्या मुझे क्यू पता है? क्या मैं लिखूं डी इंटू 2t² प्लस 1 बाई डी टी। क्या मैं इसको स्प्लिट करूँ तो क्या दिखेगा आपको? डी बाई डी टी इंटू 2t² प्लस डी बाई डी टी इंटू 1। क्या 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा तो डी टी स्क्वायर बाई डी टी हो जाएगा। क्या 1 कांस्टेंट बाहर, क्या डी बाई डी टी हो जाएगा। क्या 2 को 2 छोड़ दीजिए, 2 स्क्वायर का क्या डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2t हो जाएगा, और प्लस यहाँ से कितना डी बाई डी टी कितना 0 हो जाएगा ये टर्म। तो क्या मैं ये लिख दूं यहाँ से, ये कितना हो गया 4t। आपको आई कितने फाइंड करना था? 2 सेकंड पे। तो क्या मैं यहाँ से एक बात लिखूं कि ऐसा कि आई एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहाँ t दिखा, आप 2 पुट कर दीजिए, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया? 8 एम्पियर, और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? इस बार आपको आई दिया हुआ है 2t²। ठीक है, आपसे पूछ रहा है क्या कि फाइंड q एट 2 सेकेंड। इस बार आपको आई दिया है और q पूछ रहा है। ठीक है, देखिए देखते हैं क्या कि मुझे तो पता है कि आई इज इक्वल टू पता है 2t²। क्या मैं आई को लिख सकता हूँ डी क्यू अपॉन डी टी, क्या 2t²। क्या मैं डी क्यू बाई डी टी को उस साइड भेज दूँ तो क्या डी टी स्क्वायर इंटू डी टी हो जाएगा, 2t स्क्वायर इंटू डी टी हो जाएगा। क्या दोनों तरफ d दिखाई दे रहा है तो क्या मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा? तो मैंने क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया। क्या मुझे पता है कि डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू होगा। क्या 2 कांस्टेंट बाहर लिख दो, क्या t² इंटू डी टी, तो 2। अब देखिए t² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t का पावर 3/3। ठीक है, t का पावर 3/3। अच्छा, आपको क्या बोल रहा है? आप एक बार लिमिट चेक कीजिए तो आपको यहाँ लिमिट दिखेगा कि 2 सेकेंड। तो अगर 0 था टाइम इंटरवल, और कहाँ से आपको 0 से 2 तक फाइंड करना था, मैं यहाँ से क्या लिख दूँ? 0 से 2 तक, है ना? 0 से लेकर 2 तक आपको फाइंड करना था। तो आगे देखिए, क्या मैं एक बार पुट करूं अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 0 है, 0 का q/3 0 हो जाएगा। मैं केवल अपर लिमिट पुट करता हूँ तो 2 का पावर 3 बाई कितना 3। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 8/3 हो जाएगा, और 2 इंटू 8/3 का मतलब कितना 16/3 कूलम, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, 16/3 कूलम का हो गया आपका आंसर हो गया। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द करेंट थ्रू कंडक्टर at t is equal to 2 second, at t is equal to 2 second। ठीक है, if charge flows through it varies with time as q is equal to t² plus 5t plus 6। हेलो, वो आपके पास q जो है टाइम का फंक्शन है, q इज इक्वल टू t² प्लस 5t प्लस 6। ठीक है, आपसे क्या बोल रहा है? करंट बताइए 2 सेकंड पे कितना होगा। चलिए ठीक है, मुझे क्या पता है q, तो क्या मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। अच्छा, क्या मुझे q का पता है? q, तो क्या d बाई डी टी, और मैं क्या q को लिखूँ t² प्लस 5t प्लस 6। क्या आप इसको स्प्लिट करें तो क्या होगा? dt² बाई डी टी प्लस 5 कांस्टेंट बाहर dt बाई डी टी।
क्या प्लस 6 कांस्टेंट डी बाई डी टी, है ना। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t 5 कांस्टेंट और dt बाई dt 1 हो जाएगा और ये टर्म कितना हो जाएगा 0। तो 2t प्लस 5, आपसे क्या पूछा आई बताइए कितने सेकंड पे, 2 सेकंड पे। तो क्या मैं लिख दूं आई एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 5, कितना हो गया ये 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 एम्पियर। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है 9 एम्पियर क्या हो गया हमारे पास आंसर हो गया। क्लियर है बात यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट अमाउंट ऑफ चार्ज passed in time t through a cross section of wire is q is equal to alpha t minus beta t square, ठीक है, where alpha and beta are some constant, find current through wire at t सेकेंड, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास चार्ज दिया हुआ है टाइम के फंक्शन में, ठीक है। क्या दिया आपको Q दिया है, क्या दिया है Q अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर, ठीक है। और अल्फा बीटा क्या है कांस्टेंट है, क्या फाइंड करना है आपको करेंट टाइम t के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं, क्या मैं I को लिख सकता हूँ dq अपॉन dt, तो क्या t q के जगह पर अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर बाई डी टी। बोला गया कि अल्फा कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए इसको, तो डी टी बाई डी टी हो जाएगा, माइनस बीटा कांस्टेंट है तो डी टी स्क्वायर बाई डी टी हो जाएगा। क्या दिखा आपको अल्फा और डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस बीटा टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा। क्या लिखिएगा इसको अल्फा माइनस 2 बीटा टी, अल्फा माइनस 2 बीटा टी। क्या टाइम आपको t सेकंड में निकालना था, तो क्या आपका टाइम t सेकंड पर आ गया, क्या यही आपका हो गया एम्पियर और यही क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 to the power 20 electrons, 10 to the power 20 electrons crosses a cross section of a conductor, in 1 second। कितने टाइम में क्रॉस करता है 1 सेकेंड में। फाइंड, क्या फाइंड करना है द एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलिए देखते हैं, आपके पास पता है कि इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, मतलब क्या नंबर पता आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना है, ठीक है। आपके पास टाइम इंटरवल कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड के लिए, मैं लिख दिया 1 सेकेंड। चलिए अब क्या बोल रहा है कि आई फाइंड करो, मुझे चार्ज नहीं पता है, मुझे केवल ई पता है, एन पता है, तो क्या मैं Q इज इक्वल टू एन लगा लूँ यहाँ से, है कि नहीं। और क्या आपको पता है कि अगर मैं लिखूँ Q इज इक्वल टू एन ई, तो एन तो आपको पता है 10 का पावर 20 और ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर -19,
आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1.6 इंटू 10 मतलब कितना 16, ठीक है, कूलम। क्या फाइंड करना था आपको, करंट। देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी, सॉरी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो कितना है 16 और ये कितना था 1, तो कितना हो गया 16 एम्पियर। ठीक है, 16 एम्पियर आंसर हो गया। पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है, मूव्स, कहाँ मूव कर रहा है, तो इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, एट कांस्टेंट स्पीड, एट कांस्टेंट स्पीड भी। कितने की स्पीड मूव कर रहा है 20, और बी क्या उसका कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया कि व्हाट इज द करंट, व्हाट इज द करंट एसोसिएटेड विथ दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस सर्कुलर मोशन के चलते चार्ज का जो सर्कुलर मोशन है कांस्टेंट स्पीड के केस में, उस केस आपको बताना है क्या कि कितना करंट एसोसिएट होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। किया एक सर्कुलर पाथ डिसाइड किया, सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या था आर था, ये पार्ट सेंटर हो गया। चार्ज क्या कर रहा है v वेलोसिटी से घूम रहा है, और कैसा वेलोसिटी है कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। चलिए, और मुझे इस केस में क्या फाइंड करना है, आई फाइंड करना है। अच्छा, आई इज इक्वल टू मुझे पता है क्या होगा टी, ठीक है, या आप इसी को लिख सकते हो क्यू बाई टी। चलिए, बात समझ में आया, क्यू बाई टी टाइम हो गया। अच्छा, आप देखिए, आपको चार्ज पता है बट आपको टाइम नहीं पता, आपको स्पीड पता है। अच्छा, आपको ये बात पता होगा कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ से घूम रहा है, ठीक है, तो एक पर लॉजिकल अपॉन टाइम है कि नहीं। क्या यहाँ से टाइम इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब सोचिए, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा वन कंप्लीट रोटेशन के लिए, क्या वो 2 पाई आर कवर कर रहा होगा, ठीक है, डिस्टेंस, और कितने स्पीड से घूम रहा है बी से, तो क्या वही उसका टाइम हो गया। तो क्या मैं देखूं यहाँ से, तो चार्ज इस क्यू को क्यू लिखूं और टी के बदले में क्या वैल्यू पुट कर दो 2 पाई आर बाई बी, क्या बी जाकर ऊपर मल्टीप्लाई, तो क्या क्यू भी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर, और ये क्या एम्पियर, मुझे आई फाइंड करना था, और ये मेरा क्या हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया एम्पियर, और क्या हो गया, ठीक, क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन ये है कि 20 एम्पियर करंट flows through a cross section of 20 centimeter square for 20 millisecond, 20 millisecond, ठीक है। आपको बताना है क्या कि फाइंड आउट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग थ्रू दैट एरिया, क्रॉसिंग थ्रू दैट एरिया, ठीक है। चलिए,
20 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ और 20 मिली सेकेंड पता है आपको पता नहीं बताइए कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। अच्छा आई तो दिया हुआ है कि 20 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, टाइम दिया आपको 20 मिली सेकेंड। अच्छा 1 मिली सेकेंड में कितना सेकेंड, तो 20 इंटू 10 का पावर -3 सेकेंड, ठीक है। अच्छा ये बात तो मुझे पता है कि I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। क्या क्यू मुझे पता है कितना है, नहीं, मुझे क्या निकालना है इलेक्ट्रॉन का नंबर, तो क्या मैं लिखूं एन बाई टी, ठीक है। तो क्या यहाँ से एन इज इक्वल टू हो जाएगा आई टी बाई ई, आई कितना है 20 है, टी कितना है 20 इंटू 10 का पावर -3 और ई कितना होता है, तो ई होता है आपका 1.6 इंटू 10 का पावर -19, है ना। क्या आप देखिए इसको आप लिखिएगा तो 1.6 20 20, तो आप इसको सॉल्व जब करेंगे तो आपको इसका आंसर कितना मिलेगा, 2 टू जा 4 4 4 जा 16, ठीक है। तो इसका आंसर कितना मिल जाएगा आपको 2.5 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं, तो 2.5 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। चलिए ठीक है। इफ current through a wire is given as I is equal to 3t square ampere, ठीक है। Find the amount of charge that flow through the wire from t is equal to 2 सेकेंड to t is equal to 5 सेकेंड। आपसे क्या पूछा, इतने टाइम इंटरवल में अगर करंट 3t स्क्वायर है तो आप बताइए कितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो मुझे पता है सर कि I इज इक्वल टू आपके पास है 3t स्क्वायर, और क्या मैं I को लिख सकता हूँ टी क्यू अपॉन टी टी, या 3t स्क्वायर, क्या टी क्यू इज इक्वल टू 3t स्क्वायर इंटू टी टी, है कि नहीं। अच्छा दोनों तरफ d दिखाई दे रहा है, मतलब मुझे इंटीग्रेट करना होगा, तो मैंने इंटीग्रेट कर दिया डी क्यू को इज इक्वल टू 3t स्क्वायर टी टी। टाइम इंटरवल आपका 2 से कहाँ तक है, 5 तक है। 2 पे आपका चार्ज कितना था, आप अगर 2 पे चार्ज देखिए तो 0 और वहां पे कितना q, तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी क्यू का कितना हो जाएगा, q हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 3 तो कांस्टेंट बाहर लिख दीजिए, तो इंटीग्रेशन ओवर टी स्क्वायर इंटू टी टी 2 से कहाँ तक 5 तक। अब प्रोसेस को आगे बढ़ाएं तो आपको क्या दिखाई देगा, 3 तो कांस्टेंट था बाहर, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी का पावर 3/3, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 2 से 5 तक। तो एक बार अपर लिमिट तो 5 का पावर 3/3 माइनस लोअर लिमिट 2 का पावर 3/3। इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा 3। अच्छा देखिए यहाँ से मैं अगर 1/3 कॉमन ले लूँ, यहाँ से 125 और यहाँ से कितना 8, ठीक है, 125 और 8, और ये 3 से 3 कैंसल, तो 125 तक 8 माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा 117, और ये क्या हो गया आपका कूलम्ब, आंसर हो गया। अच्छा इसी में मैं आपसे सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का ये पूछता कि अगर मैं इसी में आपसे क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट पूछता, ये बताइए एवरेज
करंट क्या होगा फॉर सेम इंटरवल, एवरेज करंट फॉर सेम इंटरवल, सेम इंटरवल एवरेज करंट क्या होगा, ठीक है। अच्छा ये बात तो आपको पता है कि आई एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी, क्योंकि तो मुझे टोटल चार्ज भी पता, टोटल टाइम भी पता है, तो मैंने क्या लिखा क्यू अपॉन टी, या फिर आप इसको क्या लिख देते हैं डी क्यू अपॉन डी टी। कितना टोटल चार्ज है, तो आपके पास 117 कूलम चार्ज है। टाइम कितना आपके पास, टाइम कितना है, इंटरवल कहाँ से कहाँ तक, तो 2 से 5 तक, तो 2 से 5 के बीच आपके पास टोटल टाइम कितना हो गया, 3 सेकेंड। क्या आपके पास इसका आंसर 117/3 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है, 117/3 एम्पियर हो जाएगा। गिवन इज अ ग्राफ ऑफ अ करंट कैरिंग वायर वर्सेस टाइम, ठीक है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through the wire in the time interval t is equal to 2 second to t is equal to 12 second, ठीक है। ग्राफ क्या दिया है आपको क्वेश्चन का, ये ग्राफ है, दैट इज टाइम, ये आपको दिया है सेकेंड में टाइम, ये आपका करंट दिया है एम्पियर में, मानिए ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू 10 है, दैट वैल्यू इज 2, दैट पार्ट इज 8, दैट पार्ट इज 12, दैट पार्ट इज 4, ठीक है। ग्राफ आपको क्या दिया हुआ है कि पार्टिकल का जीरो से 2 तक ये रहा, पार्टिकल 2 से 8 तक ग्राफ ये रहा, 2 से 8 तक ग्राफ ये रहा, ठीक है। और आपको 8 से लेकर के 12 तक का ग्राफ दिया है, ठीक है। आपको इसी टाइम इंटरवल के लिए पार्टिकल का क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है, ठीक है। चलिए अच्छा क्या फाइंड करना है आपको, करंट की चार्ज फाइंड करना, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। कितना चार्ज है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ चार्ज। अच्छा आपको मैंने बताया था कि एरिया अंडर IT ग्राफ क्या देगा आपको, टोटल चार्ज देगा। एक्चुअली हमको तो ये बात पता है, मैं लिख सकता हूँ Q = ∫I × dt, बट मुझे जो ग्राफ दिख रहा है कि ये I × dt टोटल ग्राफ जो होगा वो मुझे देगा एरिया अंडर ठीक है IT ग्राफ का क्या आपसे टोटल चार्ज मिल जाएगा। अच्छा एक बार देखिए, जो आपको टाइम इंटरवल दिया हुआ है दैट इज 2 सेकेंड से 12 सेकेंड तक, मतलब ये आपका टाइम का रेंज है, तो इसके अंदर जो एरिया आएगा उसे आपको टोटल चार्ज मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर जो टोटल एरिया आने वाला है क्या यही फिगर आ रहा है, और क्या इसका एरिया बात करूं तो ये एक एरिया फिगर का
और दूसरा ये एरिया इस फिगर का। क्लियर है बात यहाँ तक? देखिए 2 से 8 और ये 0.5, ये 8 से 12, ये 0.10, मतलब मैं अगर इसको बोलूं दैट पार्ट इज कॉल्ड एरिया A1 और इसको मैं मानता हूँ एरिया A2, तो क्या मैं एरिया 1 प्लस एरिया 2 कर दूं तो क्या मुझे टोटल चार्ज मिल जाएगा? बिल्कुल सही। अच्छा एरिया 1 देखिए आप, तो एरिया 1 आपको कुछ रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है इसका 2 से 8 तक मतलब 6, और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ कितना है 5। चलिए प्लस एरिया ऑफ सेकंड फिगर। क्या एरिया ऑफ सेकंड फिगर देखिए तो क्या ये आपको दिख रहा है? दैट्स कॉल्ड ट्रेपेजियम। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन बनेगी? ये और ये, सम कितना, ये 5 और ये कितना 10, तो 5 प्लस 10 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 8 से 14 मतलब 4 हो जाएगा। चलिए 6 5 या 30 प्लस ये 2 से कैंसल 4 2 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 30 प्लस 30 कितना हो गया 60 कूलम। ये आपका क्या हो गया टोटल चार्ज हो गया कितना 60 कूलम, और ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे, क्लियर होगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। I is equal to 40 plus 2 एम्पियर। ठीक है, where t is in second, where t is in second, ठीक है, is flowing through a wire, is flowing through a wire for 2 सेकेंड। कितने सेकंड के लिए फ्लो कर रहा है 2 सेकंड के लिए। ठीक है, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू वायर, फ्लोइंग थ्रू वायर। आपको बताना है कितना चार्ज वायर से फ्लो करता है। ठीक है, आई दिया आपको टी के फंक्शन के फॉर्म में, आपको बताना है कि टाइम सेकंड में दिया हुआ है 2 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा वायर। तो ठीक है, मतलब 0 से 2 सेकंड के लिए बना आपको। तो क्या मुझे पता है q इक्वल टू इंटीग्रेशन आई इंटू डी टी होता है, और लिमिट कहाँ से t1 से t2 तक, मैं लिख दूँ टाइम लिमिट t1 से t2 तक। चलिए क्या आई मुझे पता है 40 प्लस 2, तो मैं क्या लिखूँ इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2 तक 40 प्लस 2 इंटू टी। क्या मैं इसको स्प्लिट करूं तो आपको दिख रहा होगा 4t, तो लिमिट 0 से लेकर 2 तक 4t इंटू टी प्लस लिमिट 2 तो बाहर 0 से लेकर 2 तक इंटू टी, 4 बाहर करिए और t एक लाइन और बढ़ते हैं 0 से t इंटू टी प्लस 2 बाहर 0 से लेकर 2 टी तक। ठीक है, अच्छा आपको पता है कि t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t²/2, तो t²/2 लिमिट 0 से लेकर 2 तक प्लस 2 dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t हो जाएगा, और लिमिट 0 से 2 तक, तो लोअर लिमिट 0 है, t² 0 तो 0 हो जाएगा। हम डायरेक्ट अपर लिमिट से काम चलाते हैं, अपर लिमिट 4 मतलब t, तो 2 का स्क्वायर बाई 2, तो 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं, तो 2 t का पावर 2/2, तो ये तो 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स में, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, क्या फाइनल आपको चार्ज, तो 12 कूलम चार्ज हो गया आपका। अच्छा आप सोचिए इतना लॉन्ग प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमारे पास एक और मेथड था, आपको ये बताया गया था कि आप
टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज एरिया से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का ग्राफ प्लॉट कर लूं, क्या मेरा काम इजी हो जाएगा? ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको एक स्टैंडर्ड अप्रोच दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड अप्रोच क्या है? देखिए, आपके पास सबसे फर्स्ट पार्ट i इक्वल टू पता है 4t+2, ठीक है। चलिए, i इक्वल टू जो 4t+2 दिया हुआ है, अच्छा यहाँ से मैं अगर t का वैल्यू 0 पुट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं t का वैल्यू 0 पुट करता हूँ, देखिए तो क्या i आपको मिल जाएगा 4 × 0 + 2 मतलब 2, t बराबर 0 का कारण कितना मिला? 2। अच्छा, अगर मैं t का वैल्यू 1 रखता हूँ तो 4 × 1 + 2 कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा ना। अच्छा, अगर मैं t इक्वल टू 2 रखता हूँ तो क्या i इक्वल टू मुझे मिलने वाला है 4 × 2 + 2 मतलब 10, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसका मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ। तो अगर ग्राफ में प्लॉट करूँ इसका, आपको ग्राफ दिखेगा दैट इज कि अगर ये पार्ट टाइम एक्सिस है सेकेंड में और ये पार्ट करंट है एम्पियर में, देखिए 0 पे करंट कितना है? 2 है। तो मैंने 0 पे करंट मान के चलिए तो दैट पॉइंट इज 2, तो करंट 0 पे 2 हो गया। चलिए, 1 पे कितना है? 6, 2 पे कितना है? 10। तो टाइम तो 2 मान लीजिए कि मैं ये टाइम रेंज 2 कर लूं, और ये कितना था? 2 था, ये कितना था? 0। तो मानिए कि ये वाला पार्ट मेरा 10 है, ठीक है। तो ये आपका पार्ट अगर 10 था, आपको 10 मिल गया। अच्छा, 1 पे 6 मतलब 1 पे 6 का पैसे कहीं बीच में रेंज में आने वाला है, 1 पे 6। अच्छा, देखा जाए अगर आप इस चीज को कंपेयर करेंगे तो i इक्वल टू 40+2, क्या मैं y इक्वल टू mx+c से कंपेयर करूँ इसको? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से है कि नहीं? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से i की जगह पर y, m की जगह पर कितना? 4, e की जगह पर x और c की जगह पर 2, तो y इक्वल टू mx+c। तो क्या बता रहा है कि करंट का जो मुझे स्लोप मिलना है कैसा मिलना है? स्ट्रेट लाइन मिलना है। और कहाँ से कहाँ मिलना है? 0 से लेकर के और 2 से लेकर के 10 तक। और क्या इस रेंज में जो मुझे एरिया कवर किया गया, क्या वो यही एरिया है? क्या मैं इस एरिया को कैलकुलेट कर लूँ तो क्या मुझे टोटल चार्ज मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। क्या आपको दिख रहा है कि एरिया बराबर होता है टोटल चार्ज, है कि नहीं? एरिया इज इक्वल टू टोटल चार्ज। अच्छा, एरिया कैसा दिख रहा है आपको? क्या एरिया ट्रेपेजियम दिख रहा है? हाँ। तो क्या सम ऑफ पैरेलल साइड, देखिए 2 और कितना 10, तो 2 + 10 1/2 into sum of parallel side multiply by distance between them। तो बीच का डिस्टेंस कितना है? 0 से 2 मतलब 2। क्या ये 2 से 2 कैंसल, तो कितना बचा? 12 कूलम। क्या आंसर 12 कूलम आ गया? तो अब इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन मेथड से अप्रोच ना करके आप जो आपको पॉइंट दिखाया गया था उस पॉइंट से भी क्वेश्चन को डील कर सकते थे, ठीक है। आई होप आपको सारा पार्ट अच्छे समझ में आया होगा। और इस पार्ट में थैंक यू। हम लोग मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।